अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इन द सर्कुलर मोशन इज। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में जा रही है तो उसके लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक सर्कल में एक बॉडी जा रही है। ये हमारे पास थोड़ा सा थ्री डायग्राम है, एक और डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि वी वेलोसिटी के साथ जा रही है, और आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी होती है दैट इज़ ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, अगर मैं इधर ऐसी लाइन ड्रा करूँ इधर, जो कि इस सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे, तो उसको मैं टेंजेंट बोलूँगा। ठीक है, इधर से टेंजेंट अगर मैं ड्रा करता हूँ तो ये एक टेंजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास हो गई लीनियर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास थंब के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं, और थंब हमेशा हमारे पास या तो अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो यूजुअली जो पॉजिटिव होती है उसको हम अपवर्ड ही कंसिडर करते हैं, एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप लोग देखें तो बीच में हमारे पास ये जो एंगल बन रही है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो अगेन इधर हम अगर आ जाएं तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन थर्ड लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज। न्यूटन थर्ड लॉ, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और इसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है, इस लॉ को दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। ठीक है, अब न्यूटन के आपको पता है तीन लॉज है जिसको हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है कि इसके दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट सेकंड लॉ को दूसरा नाम क्या कहते हैं, और ये हमारे पास क्या शो करता है, किस चीज़ को डिफाइन करता है। तो फर्स्ट लॉ में हमारे पास क्वालिटी ऑफ फोर्स को डिफाइन किया गया है। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, समझ आ रही है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स the body at rest will be remain at rest and a body at motion will continue its motion। ठीक है, तो अब इधर फोर्स को डिफाइन किया गया है कि अगर फोर्स नहीं है तो बॉडी अपनी हालत में रहेगी, और अगर फोर्स आएगा तो बॉडी अपने हालत में नहीं रह सकती। तो ये फोर्स की एक क्वालिटी बयान हुई है इसमें। द सेकंड लॉ इज ऑल्सो डिफाइंस द क्वांटिटी ऑफ फोर्स, बिकॉज आप लोगों को पता है कि हमारे पास सेकंड लॉ में क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, यानी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास फोर्स आया हुआ है। तो फोर्स क्या है, इधर क्वांटाइज हुआ है, क्वांटिटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 10 kg मास है, और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 20 न्यूटन। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी एक क्वांटिटी हमारे पास आ गई। द थर्ड लॉ डिफाइंस द नेचर ऑफ फोर्स, क्योंकि थर्ड लॉ में हम क्या कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन वाला कंसेप्ट है ना, तो उधर हमारे पास नेचर शो हो रही है एक फोर्स की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एफएनएस के लिए ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो एक्स वाई मेडिको एकेडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है 100% टेस्ट पासिंग गारंटी कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगी। आपके इनिशियल टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक एंड पर्सनालिटी टेस्ट। इन तमाम टेस्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द पास पेपर एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स और सॉल्व पास पेपर भी मिला करेगी। और जब आप लोग का इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाए तो उस दौरान जो एक्सपीरियंसेस आते हैं वो भी हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। साथ में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं हमारे कोर्स का, वो है मॉक टेस्ट सीरीज़। मॉक टेस्ट सीरीज़ में क्या होगा कि हम आपको उसी पैटर्न पे आपको टेस्ट आपसे लेंगे जिस तरीके से आपका एक्चुअल टेस्ट होता है एसआरसी में। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में 2 वर्बल मॉक टेस्ट होंगे,
2 नॉन वर्बल के मॉक टेस्ट होंगे और 4 आपसे एकेडमिक के टेस्ट लिए जाएंगे। अच्छा, वर्बल मॉक टेस्ट में क्या होगा, जिस तरीके से आपका एक्चुअल टेस्ट में 84 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है, तो इसी तरीके से हमारे वेबसाइट के ऊपर भी आपसे इसी तरीके से टेस्ट लिया जाएगा। आप उसे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से नॉन वर्बल में 64 एमसीक्यूज होंगे हर एक टेस्ट में और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेम उसी तरीके से एकेडमिक के 3 टेस्ट एकेडमिक के होंगे और एक स्पेशल टेस्ट जो है हम आपसे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इशू होता है। इसमें हर एक टेस्ट में आपको 50 एमसीक्यूज और 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हमारी इस कोर्स की जो फ़ी है वो है 6000। इसके साथ हम आपको इसी कोर्स में इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द एकेडमी मिस करते हैं, वो है मेंटोरशिप सपोर्ट। आपको अप्लाई से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक हर एक स्टेप पे हम आपको गाइड करेंगे। आपको एक्स वाई मेड को जस्ट पढ़ाता नहीं है, आपको समझाता भी है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी करता है कि क्या चीज़ आपने करनी है क्या नहीं करनी। डियर स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो जिस भी टाइम देख रहे हैं उसी टाइम हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 0318467747 एंड हम आपको एनरोल कर देंगे। अच्छा, a train covered 120 किलोमीटर in 1 hour and 40 minutes. How far will it cover in 12 minutes? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आपके वर्बल का एक टॉपिक है स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन। स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हमने काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। ये एमसीक्यू वैसे तो आया फिजिक्स में है, लेकिन आप अगर वो टॉपिक आपने पढ़ी है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को उधर एक ट्रिक बताया था और वो ये था कि आपने एक साइड पे टाइम लिखना है और दूसरे पे डिस्टेंस लिखना है। इधर मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ और दूसरी साइड पे मैं टाइम लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हमें दिए हैं वो इसके नीचे हम लिखते जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास है 120 किलोमीटर, तो मैंने इधर 120 किलोमीटर लिख दिया और टाइम मुझे मेंशन है 1 आवर एंड 60 मिनट, जो कि हमारे पास टोटल बनते हैं 100 मिनट्स, तो मैं इसको 100 मिनट्स इधर लिख दूंगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, हाउ फॉर इट विल कवर इन 12 मिनट्स, यानी आगे हमारे पास 12 मिनट्स का पूछा है और इधर मैं एक्स लिख दूंगा, एक्स यानी जो कि मैंने फाइंड आउट करनी है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100x एंड 120 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, इसको सिंपली 120 मल्टीप्लाई बाय 12 और 100 को मैं इधर लेके आऊँगा ये सिर्फ पर इसके साथ, और 12 मल्टीप्लाई बाय 12 को अगर आप कर ले तो हमारे पास बन जाएगा 144 और डिवाइडेड बाय 10। अब 10 को अगर इस पे मैं डिवाइड कर दूं हमारे पास बन जाएगा 14.4 किलोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 14.4 किलोमीटर। तो आपने ऑप्शंस में ढूंढना है इसको और इसको करेक्ट करना है। ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, देखें ये क्वेश्चन अगेन पिछले वाले लेक्चर को हमने जो डिस्कस की थी अबाउट दी एसआई यूनिट्स, डायमेंशनल फार्मूलाज एंड कन्वर्जन यूनिट्स, उसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। ठीक, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपको पता है कि वेबर हमारे पास इट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, वेबर क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, या जिसको हम टेस्ला भी कहते हैं। तो अगर हम इस दोनों को कंपेयर करें, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को और मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो आप देख सकते हैं इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या है, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट दोनों के सेम है तो मतलब 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वेबर। अच्छा, सीजीएस का अगर आपसे पूछा जाए तो सीजीएस में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है, गॉस है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, मैक्सवेल है। ठीक है, अब इनके बीच में कन्वर्जन का यूनिट का पता होना चाहिए कि गॉस और टेस्ला के बीच में क्या कन्वर्जन यूनिट है और वेबर और मैक्सवेल में क्या है। तो इधर मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 4 गॉस। ठीक है, और वेबर हमारे पास बराबर होता है 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 8 मैक्सवेल। ठीक हो गई ये बात। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में इस तरीके से, ये क्वेश्चन ये आया हुआ है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मेनी वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इसका सिंपल आंसर है 1। लेकिन अगर आपसे वही पूछा जाए कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मेनी गॉस,
ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 10⁻²⁴। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखें, ये आपका जो टॉपिक है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपके एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं रटा बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय अगर हम पूरा टॉपिक डिस्कस कर ले तो उससे बेहतर होगा और ऑटोमेटिकली आपको आंसर भी मिल जाएगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब ये है किसी चीज़ के सामने में रुकावट बनना। ठीक है, अगर फिजिक्स की ज़ुबान में हम पढ़ रहे हैं तो किस चीज़ के रास्ते में रुकावट बनना? इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में, इलेक्ट्रॉन फ्लो के रास्ते में। ठीक है, सो अगर एक तार है, एक वायर है और उसमें इलेक्ट्रॉन जा रही है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं ना, या द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। और अगर इस करंट को मैं क्या करता हूँ? रेजिस्ट करता हूँ, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। अब ओहम लॉ के मुताबिक ओहम लॉ क्या कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है? वोल्टेज है, I करंट है, और R क्या है? रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस को अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ तो R बन जाएगा V डिवाइडेड बाई I, यानी वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा इधर से एक एमसीक्यू याद रखे, अगर आपको आ जाए कि वोल्टेज हमने इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया? वोल्टेज को हमने लेट्स से 2 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो आप बताए कि हमारे पास रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आपके जहन में होगा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो 2 टाइम इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस इज अ रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अगर आप वोल्टेज को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो एज ए रिजल्ट करंट जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, अब इसके साथ रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला है, दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो क्या है? दिस इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और L हमारे पास है लेंथ ऑफ द वायर, और A क्या है? एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? इट्स ओहम, सिंबल भी आप याद रखें। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बेसिक फर्क क्या है? देखिए, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ये वायर की शेप पे डिपेंड करता है। शेप मींस उसके लेंथ पे, उसके एरिया पे, या आप वॉल्यूम कंसिडर कर लें। ठीक है, अगर हम किसी वायर का या किसी कंडक्टर का शेप चेंज करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज होगी, रिमेंबर। लेकिन वायर की शेप चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। समझ आ रही है बात की? रेजिस्टेंस चेंज होगी लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है शेप ऑफ द वायर पे, जबकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द वायर पे, नेचर ऑफ वायर। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये है कि आपने वायर जिस मटेरियल से बनाया हुआ है, लेट से एक वायर है वो सिल्वर से बना है, अगर मैं उसको स्ट्रेच करूं या उसको कट करूं 2 पीसेस में, क्या वो सिल्वर से गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वो कॉपर में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कट करने से या उसकी शेप चेंज करने से रेजिस्टेंस तो चेंज हो सकता है, क्योंकि वो किस चीज पे डिपेंड करता है? शेप पे, यानी लेंथ और एरिया पे। लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो किस चीज पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द वायर पे। समझ आएगा इस बात की? अब इस फार्मूला में आप देखें कि रेजिस्टेंस और लेंथ का क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और रेजिस्टेंस और एरिया का क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आपसे पूछा गया कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब समझ आई इस क्वेश्चन की? अच्छा, ये फैक्टर हमने आपको बता भी दिए। लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब ये है अगर लेंथ को मैं 2 टाइम इंक्रीज करता हूँ तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो भी 2 टाइम इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आर, अगर इसको रेजिस्टेंस, अगर लेट से मैं कह दूं कि लेंथ जो है पहले हमारे पास क्या था? 4 मिलीमीटर था, अब इसको मैंने स्ट्रेच करके 6 मिलीमीटर कर दिया है, या 6 की बजाय अगर मैं 8 कह दूं, 8 मिलीमीटर, तो ये डबल हो गया ना। पहले रेजिस्टेंस लेट से हमारे पास था 2 ओहम। ठीक है,
अब लेंथ को डबल करने पे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल। तो 2 का डबल क्या है, 4 ओहम। ठीक है, इसी तरीके से एरिया के साथ इसका क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। नेचर ऑफ मटेरियल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मेटल्स होते हैं यानी कंडक्टर्स, उसमें टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन जो सेमी कंडक्टर होते हैं उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, रिमेंबर दिस। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं रेजिस्टिविटी के टॉपिक पे। देखिए, हमने जो फार्मूला अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो कहते हैं, एल डिवाइडेड बाय ए। तो इस रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, रिमेंबर, इट इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, बिकॉज it is the resistance of a wire whose volume is 1 मीटर क्यूब। यानी एक ऐसा वायर जिसका लेंथ 1 मीटर हो, जिसका विड्थ 1 मीटर हो और जिसकी हाइट 1 मीटर हो। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है ना। ठीक है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इंट्रिंसिक मींस कि ये उस मटेरियल के साथ क्या है, खास है। सही है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी दूसरी मटेरियल के साथ सेम हो। थोड़ी बहुत मैच कर सकती हैं, लेकिन जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। ठीक है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके मास, शेप और इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अगर मैं कॉपर का 1 मीटर का वायर लूँ और कॉपर का एक 10 मीटर का वायर लूँ, तो आप मुझे बताइए किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। आप कहेंगे सर आपने तो अभी बताया कि नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर तो दोनों का साम है, दोनों कॉपर के वायर्स हैं, तो फिर रेजिस्टिविटी सेम होगी। यस, रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजिस्टेंस किस साथ ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस सर ज़्यादा होगा जिसका लेंथ ज़्यादा है, यानी जो 10 मीटर हमने वायर लिया हुआ है ना, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो यस, यू आर राइट। इसी तरीके से हमारे पास यूनिट क्या है, ओहम मीटर है। ठीक है, फार्मूला आपने याद रखना है, एमसीक्यूज आते हैं इस पे। ठीक है, आपने फिर सॉल्व करने होते हैं। अब हमारे पास इफ यू कट अ वायर इन हाफ द रेजिस्टिविटी रिमेन द सेम। मैंने 2-3 दफ़ा आपको समझा दिया, बिकॉज द मटीरियल डज नॉट चेंज। क्योंकि अगर वायर को मैं कट करता हूँ, किसी कॉपर वायर को, सिल्वर को, तो ऐसा नहीं है कि कॉपर को मैंने कट करके वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। कभी ऐसा हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग। अब आप कहेंगे कि लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता रेजिस्टिविटी, तो फिर डिपेंड किस चीज़ पे करता है। तो नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जो मटेरियल से आपने वायर बनाई हुआ है, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वही है। ठीक है, सबसे आपने याद रखना है कि सिल्वर इज हैज़ द लोवेस्ट रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर के साथ क्या है इसकी रिलेशनशिप है, रेजिस्टिविटी चेंज विद टेम्परेचर बेस्ड ऑन द कोफिशिएंट थर्मल ऑफ बेस्ड ऑन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया, ये तो आपने समझ लिया। अच्छा, ये एक समरी सा टेबल मैंने बनाया हुआ है कि रेजिस्टेंस को आप देखिए, इट इज़ द अपोजिशन टू द करंट फ्लो एंड इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। ठीक है, यूनिट क्यूब अभी मैंने आपको मीटर क्यूब का बताया था ना, तो यूनिट का मतलब क्या है, 1। यूनिट का क्या मतलब है, 1, और क्यूब मीन्स पावर 3। डिपेंड अपॉन द लेंथ, एरिया, मटीरियल एंड टेम्परेचर, एंड इट डिपेंड अपॉन ओनली मटीरियल एंड टेम्परेचर। इसका यूनिट ओहम है, इसका ओहम मीटर है। ऑन स्ट्रेचिंग, ये बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यू है। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वायर है और उसको हमने स्ट्रेच किया, इसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, और स्ट्रेच करने पे उसका जो लेंथ है वो 2 टाइम इंक्रीज हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो बताए इसकी रेजिस्टिविटी क्या है एंड रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होगी। ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसको हम डिस्कस करते हैं, दिस वन। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वायर है और इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ,
तो जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेट से इतना ये स्ट्रेच हो गया, तो अगर आप लोग देखें कि पहले इसका लेंथ अगर लेट से ये 4 सेंटीमीटर था, तो अब हमारे पास डबल हो गया है 8 सेंटीमीटर। स्ट्रेच करने पे इसकी लेंथ क्या हो गई है, डबल हो गई है। लेकिन अगर आप लोग देखें कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ये हमारे पास रिड्यूस हो गई है, हाफ हो गई है, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या था, एल हमारे पास, यानी लेट से अगर इसको मैं वैल्यू भी दे दूं एरिया को, लेट से एरिया हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इधर कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो को हम रेजिस्टिविटी को हटा देते हैं क्यों इसकी वैल्यू नहीं है, एल बाई ए में कर देता हूँ, और इधर भी आर इज इक्वल टू एल बाई ए कर देता हूँ, ठीक है। लेंथ हमारे पास इधर कितना था 4, एरिया कितना है 2, इधर हमारे पास लेंथ कितना है 8 और एरिया कितना है 1। इसको अगर आप कर दें तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा और ये हमारे पास 8 बन जाएगा। तो सर अभी तो आप कह रहे थे कि लेंथ और रेजिस्टेंस का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया और उसकी लेंथ डबल हो गई, तो फिर तो ये होना चाहिए था कि पहले रेजिस्टेंस अगर इधर जो था उसका डबल होना चाहिए था। लेकिन ये तो अजीब सी गेम है, इधर 2 है और इधर 8 है। तो आप एक चीज़ को भूल रहे हैं, वो ये है कि स्ट्रेच करने से सिर्फ एरिया जो है वो नहीं इंक्रीज हो रही है, बल्कि उसके साथ सॉरी लेंथ सिर्फ इंक्रीज नहीं हो रही, बल्कि उसके साथ एरिया भी डिक्रीज हो रही है। और एरिया डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए आपने जब भी स्ट्रेचिंग वायर का केस पढ़ रहा हो, क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग का लफ्ज यूज हुआ हो कि वायर स्ट्रेच हुआ है, तो फिर आपने रेजिस्टेंस को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है 4 के साथ, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, नॉट विद 2, सही है। और इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला क्या है कि आपने न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इन पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आर। अब इन क्या है, इन इज द नंबर ऑफ टाइम द वायर इंक्रीजेस इन लेंथ। लेट से अगर क्वेश्चन में आया हुआ है कि एक वायर है और उसको स्ट्रेच करके उसका जो लेंथ है वो डबल हो गया है, तो डबल मीन्स n इज इक्वल टू 2, जिस तरह इस केस में था, ठीक है। तो अगर इसमें 2 में पुट करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय आर आ जाएगा और हमारे पास रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो इधर हमारे पास है आर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर, आर इज इक्वल टू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वेयर। तो आप कहेंगे कि फार्मूला में तो सिर्फ एल है, तो ये इसलिए है कि ये हमारे पास कौन सा कंडीशन है, स्ट्रेचिंग वाला है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी हमारे पास कांस्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी लेंथ चेंज करने या एरिया चेंज करने से वो चेंज नहीं होता, पहले भी कॉपर का वायर था अब भी है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आप इस तरह के क्वेश्चंस अपने बुक में से उठा के उसको प्रैक्टिस करें, ये सारी चीज़ें आप देख लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।